गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब ये वीडियो देख रहा है उसके अकॉर्डिंग, दिस इज अंकिता अरोरा बैक विद इलेक्टिव पेपर के सारे सजेशंस जो आपको चाहिए थे, बिकॉज मैनी क्वेरीज दैट आई हैव रिसीव्ड वाज रिगार्डिंग द इलेक्टिव पेपर. Some students, ma'am, how to choose the paper? Some students even after selecting, मैम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे. कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा है कि कहीं ना कहीं दे आर अनेबल टू गेट द कॉन्फिडेंस, एंड कुछ बच्चों का मिस इंटरप्रिटेशन है. एंड मिस इंटरप्रिटेशन ये है कि बीइंग अ ओपन बुक एग्ज़ाम बहुत इजी होने वाला है हमारे लिए. मतलब ये कि इन केस हमें कोई क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तो हम तो ओपन बुक एग्ज़ाम है, जल्दी से बुक खोलेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे. ये एक्चुअल में कुछ बच्चों के, हम बोल सकते हैं ना, मुगालते, लाइक गलत फहमी जिसे बोलते हैं वो है. और मुझे नहीं लगता कि एज अ मेंटर मैं आपको उस गलत फहमी में रहने देने वाली हूँ. तो लेट अस कम टू ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ व्हाट, ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ इलेक्टिव पेपर. सबसे पहले अगर मैं इलेक्टिव पेपर की बात करूं तो हमें कितने चॉइस दिए हैं. ये है पेपर 6. This is what this is, paper 6, and in this paper 6 you have been given 6 choices. आपको कितनी चॉइस मिली है? 6 choices you have been given, right? अब सबसे पहले हम ये समझ लें, जो भी हम इलेक्टिव पेपर चूज करेंगे, वेदर इट इज ABCDEF में से जो भी होगा, चाहे वो हमारा रिस्क मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल सर्विस हो, या फिर इकोनॉमिक लॉ हो, व्हाटएवर जो भी चूज करेंगे, सबसे पहले चूज करने का क्राइटेरिया क्या होगा. मैं अभी ये नहीं बता रही आपके 6 पेपर्स कौन से हैं, बस डायरेक्ट मैं आपको ये बता रही हूँ आप क्या सोच के चूज करोगे. कुछ बच्चों ने ये देखा है कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं बुक के. अगर नंबर ऑफ पेजेस बुक के ज़्यादा हैं, इसका मतलब इसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. हम ये चूज़ नहीं करते, हम जाते हैं दूसरी सब्जेक्ट की तरफ. बट लेट मी टेल यू, डोंट जज अ बुक फ्रॉम इट्स कवर. ऐसा बोलते हैं ना कि डोंट जज अ बुक फ्रॉम इट्स कवर, तो वही यहाँ पे एप्लीकेबल होता है. डोंट गो विद द नंबर ऑफ पेजेस. मेनी टाइम्स ऐसा होगा, पेजेस कम होंगे, टॉपिक टफ होगा, टॉपिक वेग स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से भरा होगा. मैम वेग स्ट्रक्चर्ड कंटेंट ये क्या होता है? वेग स्ट्रक्चर कंटेंट मतलब आईसीआई के मॉड्यूल के बारे में मैं ज़्यादा तारीफ करूं ये अच्छी बात तो नहीं है, बट अभी आपने अगर देखा हो, कभी भी आईसीआई का लॉ का अगर आपने स्टडी मटेरियल उठा के देखा हो, तो दैट इज नॉट एट ऑल गुड, यू नो, दैट इज नॉट एट ऑल गुड. वहाँ पे सब बिखरा पड़ा है, आपको एक साथ कुछ नहीं मिलता है. एंड व्हाट इफ यू गेट अ वेग स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, एंड दिस वेग स्ट्रक्चर कंटेंट आप एग्जाम टाइम पे यही सोच रहे हो, यही देख रहे हो कि कौन सा टॉपिक कहाँ है, तो इज इट गोइंग टू हेल्प यू, is it going to help you? But obviously it is not going to help you. That means नंबर ऑफ पेजेस नहीं, कहीं ना कहीं अंदर का कंटेंट भी देखना होगा कि कहीं कंटेंट इतना वेग स्ट्रक्चर्ड तो नहीं है, वेग नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड तो नहीं है, कि हमें पहले तो उससे क्या करना होगा, अलग अलग टुकड़े जहाँ दिए हैं उसे समेट के एक साथ करना होगा. एंड लुकिंग टू द टाइमिंग दैट यू हैव फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम. फर्स्ट चीज, लुक टू द स्ट्रक्चर. चलो सबसे पहले हम आते हैं, एक एरिया ऑफ थॉट while choosing the elective paper could be number of pages, but it is not only criteria. हाँ, एक क्राइटेरिया आपका नंबर ऑफ पेजेस हो सकता है, बट मैं फिर से बोल रही हूँ, नॉट ओनली क्राइटेरिया. नंबर ऑफ पेजेस के साथ आपको स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंटेंट भी समझना होगी. और आप बोलेंगे मैम हम तो अभी चूज ही कर रहे, तो हम स्ट्रक्चरिंग ऑफ कंटेंट कैसे समझ पाएंगे, हम तो अभी छोटे हैं, हम तो समझ ही नहीं पाएंगे. तो बट ऑब्वियस, अब आप गाइडेंस लेंगे किसी सीनियर का, आप गाइडेंस ले सकते हैं किसी सीनियर का. वो आपको बता सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी उस टॉपिक को पढ़ लिया है, जिन्होंने ऑलरेडी उससे रिलेटेड एग्जाम दे दी है, आपके फैकल्टीज़ हैं. थोड़ा बहुत आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, बिकॉज जो पढ़ा रहा है उसे तो एक्चुअल में पता है कि स्ट्रक्चरिंग ऑफ कंटेंट कैसी है. और एक चीज़, डोंट
wholly depend, don't wholly depend on any faculty's book, क्योंकि स्टडी मटेरियल हमारे लिए हमारी ग्रंथ है। आप समझ रहे हो, स्टडी मटेरियल हमारे लिए हमारी ग्रंथ है। एंड व्हेन इट इज अबाउट ओपन बुक एग्जाम, आपको एक बार तो हर एक लाइन पढ़ लेनी चाहिए उस बुक की, ताकि हमें पता रहे कि हमारे आईसीआई की स्टडी मैट में कवर क्या किया है। एंड ये आप कुछ भी बोलो, आप लोग को एक नेगेटिव कमेंट लगता है, नेगेटिव एफर्मेशन लगता है, आई डोंट थिंक कि आई कुड गिव यू अ रॉन्ग सजेशन टू प्रोटेक्ट माई इमेज। बट हाँ, ये बात सही है कि आईसीआई का जो मटेरियल है पेपर वहीं से आते हैं। उसके साथ आप किसी रेफरेंस बुक की तरह यूज कर सकते हैं आपके कोचिंग नोट्स, आपके फैकल्टी के बुक, बट ओनली 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 सिर्फ फैकल्टी की बुक पे रिलाई करना could not be a good choice when it is especially about open book exam। तो सबसे पहले चूज करेंगे तो स्टडी, हम नंबर ऑफ पेजेस तो देखेंगे, लेकिन वो सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट वही नहीं होगा, हम उसके साथ स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंटेंट पे भी जाने वाले हैं। देन इसके बाद यहाँ पे ये मत देखना, देखो इनिशियली जब एग्जाम हुई थी 6 पेपर की, तो वहां पे क्या पैटर्न ऑफ आया, क्वेश्चन पैटर्न क्या था, आप उसके बेसिस पे ये सोचो कि इस पेपर का, ये पेपर इजी आया था, मतलब दिस सब्जेक्ट इज इजी। लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप अगर प्रीवियस ट्रेंड देख रहे हैं, इफ़ यू आर लुकिंग टू द प्रीवियस ट्रेंड ऑफ द इलेक्टिव पेपर, दिस कुड नॉट बी योर क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ सब्जेक्ट, बिकॉज ट्रेंड ऑफ पेपर कीप्स चेंजिंग एंड दैट यू नो। आईसीआई कब ट्रेंड ऑफ द पेपर चेंज करते हैं, आज रिस्क मैनेजमेंट टफ है तो अगले अटेम्प्ट में हो सकता है इकोनॉमिक लॉ वो टफ कर दे, तो दिस कुड नॉट बी अ सिनेरियो फॉर योर चॉइस ऑफ इलेक्टिव पेपर। तो 3 बातें मैंने बोली, नंबर ऑफ पेजेस देखो, बट इट शुड नॉट बी सोली और क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग अ इलेक्टिव पेपर, पहली चीज। सेकेंड, सी द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंटेंट आपको बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि स्ट्रक्चरिंग ऑफ कंटेंट नहीं देखा तो फिर बचा ही क्या है। एंड थर्ड इज आपका पास्ट पेपर शुड नॉट बी योर ओनली ट्रेंड, पास्ट पेपर आपका ट्रेंड नहीं होना चाहिए फॉर चूजिंग अ इलेक्टिव पेपर। फिर इसके बाद है, कई बच्चों को लगता है आई एम गुड एट प्रैक्टिकल, आई एम वेरी गुड एट प्रैक्टिकल एंड सो द प्रैक्टिकल इज स्कोरिंग। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा कि पास्ट पेपर्स को हम क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे कि हमें क्या पेपर चूज करना है, हमें क्या सब्जेक्ट चूज करना है। कुड यू सी दिस, मुझे आपके लिए मैं नोट्स बनाती हूँ कि एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। तो आपको तो आपके एग्जाम के लिए ना बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेरी एग्जाम ना होते भी मैं इतना सारा मेहनत कर रही हूँ, तो यू शुड डू वेरी 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 हार्ड वर्क। और एक चीज, जो भी लोग बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क करो स्मार्ट वर्क करो, वो अभी से आपके दिमाग में डाल रहे हैं शॉर्टकट्स, एंड आई डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स। हार्ड वर्क करने के बाद ही आप स्मार्ट वर्क पे जाएंगे। ओके, चलो इसके बाद मैंने जैसा बोला कि प्रैक्टिकल स्कोरिंग है, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इज लाइक, उनके लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, बिकॉज दे फाइंड देमसेल्फ गुड इन दैट। बट हर बार प्रैक्टिकल स्कोरिंग हो जरूरी नहीं, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल में होते हैं फॉर्मूलेज, प्रैक्टिकल में फॉर्मूलेज बहुत सारे होते हैं, और इतने सारे फॉर्मूले, अगर एक इतनी मोटी बुक है उसके सारे आपको जॉट डाउन करना, एंड सही टाइम पे आपको ये समझ में आए कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो वो भी एक डिफिकल्ट टास्क है। क्योंकि टाइमिंग तो आपको लिमिटेड मिला है, लिमिटेड टाइमिंग में बुक भी ओपन करनी है, आंसर भी ढूंढना है, लिखना भी है, प्रेजेंटेशन भी करना है, एंड दैट शुड बी करेक्ट ऑल्सो। सिर्फ लिख के नहीं आना है, करेक्ट भी होना चाहिए। तो आपका सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ये जो 6 सब्जेक्ट हैं, ऑल दिस 6 सब्जेक्ट आर समवेयर रिलेटेड टू अ मेन सब्जेक्ट, समवेयर रिलेटेड टू अ मेन सब्जेक्ट। पहले उन मेन सब्जेक्ट्स की आप प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपके वो मेन सब्जेक्ट में आपको समझ में आता है कि दिस इज माई एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस, ये मेरा एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं लिख सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, तो इफ यू फाइंड दैट
एरिया कि जहाँ आपका इंटरेस्ट भी है, आपको आगे एक्सपर्टीज भी वहीं चाहिए, एंड दैट इज योर स्ट्रॉन्ग एरिया, योर कोर एरिया, योर स्ट्रॉन्ग एरिया, वो होगा आपका इलेक्टिव पेपर। बिकॉज ये इलेक्टिव पेपर उस बेस पे बनाए गए हैं कि आपको कहीं ना कहीं एक एरिया में एक्सपर्टीज देना चाहते हैं। तो आपको चूज करने के लिए कुछ टिप्स मैंने दिए हैं। सबसे पहले पेजेस देखो, लेकिन नॉट ओनली पेजेस, स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंटेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पास्ट पेपर का ट्रेंड नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है, कौन सा इजी है कौन सा टफ है, दैट कुड बी अ बिग ब्लंडर फॉर यू। सी वेयर यू स्टैंड स्ट्रॉन्ग, सी वेयर यू स्टैंड स्ट्रॉन्ग, तो वहां पे आपको उस चीज को क्या करना होगा, चूज करना होगा। डोंट थिंक प्रैक्टिकल इज ऑलवेज स्कोरिंग, तो ये 5 टिप तो है चूज करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसके बाद मैंने ये बोला कि सिक्स्थ जो आपको पॉइंट दिया वो ये कि पहले मेन सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लो। मैम मेन सब्जेक्ट अब है कौन से जो किसी इलेक्टिव पेपर से रिलेट करते हैं? तो 4 सब्जेक्ट्स है। सबसे पहला है एसएफएम, सेकेंड इज डीटी, थर्ड इज लॉ, एंड फोर्थ इज एफआर। डीटी, लॉ, एफआर, एसएफएम। इसका मतलब अगर मैम एसएफएम, एफआर और लॉ की बात करें, मतलब फर्स्ट ग्रुप के 3 पेपर हैं, और ये 3 पेपर से हमारा इलेक्टिव पेपर लिंक करता है। यस, यू आर राइट। फर्स्ट ग्रुप अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है अच्छे से, तो 3 पेपर आपको समझ में आएंगे कि इलेक्टिव पेपर कौन से हो सकते हैं जो आप चूज कर पाएंगे। एंड डीटी अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो डीटी के बाद आपको पता होगा कि आपको कौन सा पेपर चूज करना है, दैट इज इंटरनेशनल, आपको टैक्सेशन में जाना होगा। तो यहाँ पे 6 मैंने टिप्स आपको दे दिए, आप लिख सकते हो सारे 6 टिप्स कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप जॉट डाउन ये चीजें कर लो। आई एम टेलिंग यू, जो बच्चों को आगे चॉइस में दिक्कत आने वाली है तो उनके लिए ये 6 टिप्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड डू टेक फीडबैक फ्रॉम सीनियर्स, उनके एक्सपीरियंस से आप समझ सकते हो, जिनको 1-2 अटेम्प्ट हो गए हैं तो वो आपको ज़्यादा अच्छा और गाइड कर देंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो उन्होंने पढ़ के रखा है उसके लिए। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम आते हैं 6 सब्जेक्ट्स पे, कौन सा सब्जेक्ट किसको लिंक करता है, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहला है आपका रिस्क मैनेजमेंट, और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताना पड़ेगा कि रिस्क मैनेजमेंट किससे लिंक करता है, बट ऑब्वियस इट इज लिंक्ड टू एसएफएम। तो रिस्क मैनेजमेंट इज लिंक्ड टू एसएफएम, एंड लेट मी टेल यू इट इज हैविंग 212 pages. The module is having 212 pages. Again, don't go with only the pages, see the content also. First prepare SFM very well, and SFM के बाद आप देख सकते हैं SFM में कॉन्फिडेंस आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं हमें एक्सपर्टीज भी उसी में ही करना है आगे, तो go with SFM, go with risk management. Second, फाइनेंशियल सर्विस एंड कैपिटल मार्केटिंग, अगेन रिलेटेड टू एसएफएम। मतलब एसएफएम करने के बाद 2 पेपर्स के लिए आप सोच सकते हैं, एक है आपका कौन सा, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, एक है आपका रिस्क मैनेजमेंट। तो एसएफएम आपको 2 चॉइसेस दे सकता है, बट फर्स्ट प्रिपेयर एसएफएम। इंटरेस्ट आ रहा है एसएफएम में, टेक। कॉन्फिडेंस एसएफएम में आ रहा है, टेक। हमें आगे चल के एसएफएम में ही कहीं ना कहीं फाइनेंस में ही कुछ करना है, टिक। अगर ये 3 चीजें आती हैं तो गो विद द पेपर आइदर रिस्क मैनेजमेंट और योर फाइनेंशियल सर्विस, दैट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एरिया, योर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। इतनी बात समझ में आई? यस मैम, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। चलो, अब इसके बाद आते हैं हम इंटरनेशनल टैक्सेशन पे। तो डीटी प्रिपेयर करेंगे, डीटी अगर अच्छे से प्रिपेयर हो गया तो हम इंटरनेशनल टैक्सेशन पे जाएंगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिस भी ग्लोबल मार्केटिंग के हिसाब से ही करनी है, टिक। डीटी हमें अच्छा लगता है, टिक। डीटी हमें कॉन्फिडेंस देता है, टिक। और एक बेनिफिट बताऊं, डीटी का जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है, अगर वो आप कर लेते हैं, कुछ मेन पेपर नंबर 7 डीटी, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7 एंड पेपर नंबर 6, अगर आपने पेपर नंबर 6 में इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ लिया तो आपको पता है डीटी न्यू कोर्स के लिए बता रही हूँ, 30 मार्क्स इंटरनेशनल टैक्सेशन आता है आपका, 30% तो आप रिवाइज कर चुके हो मेन एग्जाम्स के लिए, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा डीटी के 7th पेपर में भी।
समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल टैक्सेशन पूरी तरह से पढ़ लिया, दोनों के टॉपिक्स मिक्स करते हैं, मैच करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नहीं बोल रही हूँ कि पेपर भी वैसा ही आएगा, नहीं, पेपर का लेवल अलग होगा, लेकिन दिक्कत ये यहाँ पे पॉजिटिव ये है कि आप अगर 6 पेपर नंबर प्रिपेयर कर रहे हैं तो 30% ऑफ दी कोर्स आपने क्या किया, इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो कैरी करता है 30 मार्क्स, वो आपने कहीं ना कहीं पेपर 7 के लिए ऑलरेडी एक दिन पहले पढ़ लिया होगा फॉर पेपर नंबर 6। गॉट इट? समझ रहे हो अच्छे से? यस मैम, अच्छे से समझ रहे हो। अब यहाँ पे डीटी चूज करना आपके लिए इजी तभी होगा जब आपको डीटी में कॉन्फिडेंस है। डीटी में कॉन्फिडेंस नहीं, बिकॉज ऑलरेडी डीटी इज अ वास्ट सब्जेक्ट, तो मत लेना। डीटी की अगर मैं बात करूं तो डीटी के जो पेजेस हैं दैट आर 546 पेजेस। डीटी के मॉड्यूल में 546 पेजेस हैं, तो यहाँ पे लेकिन ये है कि हाँ, आप समरी नोट्स बनाइए, आप कंटेंटिंग कीजिए, इंडेक्सेशन करना होगा। वो कैसे करना है वो भी मैं भी आपको आगे बता दूंगी इसी में कि कैसे कवरेज करना है आपको किसी भी बुक का। तो रिस्क मैनेजमेंट 202 पेजेस का है, फाइनेंशियल सर्विस वाला 632 पेजेस का मॉड्यूल है। इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात करें तो 546, लेकिन पेपर 7 से मैच करता है, तो आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कंटेंटिंग सेम रहेगी तो आपके लिए आसान होगा, हाँ, बट पेपर का पैटर्न डिफरेंट होगा, दैट यू ऑलरेडी नो। ठीक है, फिर आता है हमारा इकोनॉमिक लॉ containing 466 pages in the module. Economic law contains 466 pages in the module and that is a theory based paper. लॉ प्रिपेयर कर लिया, लॉ प्रिपेयर करने के बाद आपको क्या इजी हो जाएगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लॉ लेना। एंड टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस अटेम्प्ट्स, जैसे कि मैंने बोला दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अ पेपर, बट वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं इससे। So what you can do if you find yourself good in law, you can go for economic law and आप structuring करें, 466 पेजेस है, उसको समरी नोट्स में प्रिपेयर करें। इंडेक्सेशन भी करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जाके ये नहीं सोचेंगे मैंने किस पेज पे क्या टॉपिक लिख के रखा है। नो 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 नो, अ बिग नो। ठीक है, फिर आते हैं हम ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, एंड आई डोंट नीड टू से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दैट इज रिलेटेड टू एफआर। एफआर सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया, एफआर में इंडेस आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, इन डेप्थ, अच्छे से बोल रही हूँ। अगर आपने सिर्फ कार्बन कार्व आउट कर लिए इंडेस के, तो वो आपको इस पेपर में हेल्प नहीं करेंगे, बिकॉज ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यूएस बेस्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से क्या करता है, वो यूएस बेस्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करवा के हमें सिखाना चाह रहा है कि इंडियस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंपेयर टू यूएस कैसे होती है। तो अगर आपने इंडियस अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़े तो इट कुड बी अ बिग ब्लंडर फॉर यू अगेन। यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस 75 पेजेस, 75 पेजेस, लेकिन आपको ये देखना है, तो कहीं ना कहीं आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द यूएस गैप एंड आईएफआरएस आपको 75 पेजेस में बताया, बट वो 75 पेजेस आर नॉट सफिशिएंट, बिकॉज आपको इंडेस अच्छे से आना चाहिए। इंडेस अच्छे से आएगा तो आप इसके डिफरेंस को अच्छे से समझ पाओगे। तो दैट इज फॉर योर ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। आपको अब चूज करना है किस मेन सब्जेक्ट में हम स्ट्रॉन्ग है, तो उससे रेलिवेंट हम इलेक्टिव पेपर चूज करेंगे, राइट? अब आता है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, दैट इज योर इलेक्टिव 6E। To be very frank, to be very honest, don't even think to go with this unless आप बहुत जीनियस है और आपको ऐसा लगता है पेपर 6A, 6B, 6C, 6E, 6D और 6E में मुझे सब कुछ आता है और उसके मिक्स से मुझे कुछ भी पूछा जाए तो मैं दे सकता हूँ। मतलब ये जो ई पेपर है ना, इसमें कहीं से भी आपको 6 से लेके ई तक के जो पेपर्स हैं उससे रिलेटेड मिक्स करके भी केस स्टडी पूछ सकते हैं, अलग भी पूछ सकते हैं, एंड यू आर कैपेबल टू आंसर। और अगर आपको ऐसा लगता है तो ही जाना, रिस्क आप तभी ही लेना। सो बेसिकली यहाँ यही है कि अगर मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी पे जा रहे हैं, मतलब आपको कहीं ना कहीं सारे पेपर्स का बहुत अच्छा नॉलेज है और आप इतने कॉन्फिडेंट है और आपको कहीं ना कहीं सारी फील्ड में एक्सपर्टीज चाहिए, तो आप समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑप्शन तो हमें नो देखना ही नहीं, इट्स अ नो। ठीक है,
तो ये है आपके इलेक्टिव पेपर 6A से 6F तक के, और इसमें कहाँ पे किस में आप एक्सपर्टीज बनेंगे, यहाँ पे किस में कितने पेजेस हैं, दैट आई हैव टोल्ड यू। बट अगेन वन थिंग, सिर्फ पेजेस पे नहीं जाएंगे, स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंटेंट देखेंगे कि वे कंटेंट तो नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ लूँ? यस मैम, बढ़ लेंगे हम आगे। तो चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इंडेक्सेशन। वेरी वेरी very important part for your open book exam, that is indexation। सबसे पहले आप जब पढ़ते हैं, आप उठाते हैं आपका स्टडी मटेरियल। आप जब पढ़ते हैं आप उठाते हैं रेफरेंस बुक। आप जब पढ़ते हैं आपके नोट्स बनाते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 3-4 स्टडी मटेरियल लेके बैठेंगे, सॉरी रेफरेंस बुक लेके बैठेंगे, स्टडी मटेरियल लेके बैठेंगे। भाई साहब, बहन जी, ऐसी गलती ना करें। इतने सारे रेफरेंस बुक मत उठाएं, क्योंकि एग्जाम में आप इतने सारे रेफरेंस बुक कैरी करके नहीं जा पाएंगे। और चले भी गए तो 3 घंटे के टाइम में आप ढूंढ भी लेंगे, लिख भी लेंगे, स्कोर भी कर लेंगे, प्रेजेंटेशन भी बना लेंगे, तो आप रजनीकांत हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती करने से पहले आप सोच लीजिए कि आप कौन हैं। ठीक है, तो आपको एक रेफरेंस बुक चाहिए, एक स्टडी मटेरियल चाहिए और अपने नोट्स चाहिए, ये 3, इसके अलावा कुछ नहीं। स्टडी मटेरियल, रेफरेंस बुक और हमारे नोट्स, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए हमें। अब जब आप क्या कर रहे हैं, आपका स्टडी मैट उठा रहे हैं, आप इंडेक्सेशन चेक करेंगे। एट द स्टार्टिंग आपको चैप्टर कौन कौन सा है ये दिया है। तो आपका इंडेक्सेशन का सबसे पहला कॉलम होगा स्टडी मटेरियल चैप्टर। स्टडी मटेरियल चैप्टर, ठीक है। पहले आपने लिखा स्टडी मटेरियल चैप्टर, सारे चैप्टर्स के नाम लिख लीजिए, एक एक कॉलम छोड़ के। आपने एक एक नहीं, कम से कम 10 से 15 लाइन छोड़ के आप चैप्टर्स के नाम लिखेंगे। मतलब ये मैं आपको एक फॉर्मेट आपको यहाँ पे दे दूंगी, इसमें लिंक में आप देख लेना वो फॉर्मेट कैसा होगा। सबसे पहला कॉलम आपका होगा चैप्टर लिखना, स्टडी मटेरियल चैप्टर, और चैप्टर का नाम लिख के कम से कम 15 लाइन छोड़ के फिर दूसरा चैप्टर लिखना है आपको। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, आपको बताती हूँ। ये आपने कर दिया, स्टडी मटेरियल का चैप्टर लिया, 15-15 लाइन छोड़ के आपने क्या कर दिया, लिख दिया। फिर उसके पास में लिखना पेज, उसके पास में आप क्या लिखेंगे, पेज। जस्ट चैप्टर नंबर, नाम जहाँ पे लिखना है चैप्टर का नाम, उसके आगे आप लिख लेंगे इतने से इतने तक पेज में ये चैप्टर कवर है, इतने से इतने पेज में ये चैप्टर कवर है। 1 से लेकर 25 तक चैप्टर फर्स्ट, 26 से लेकर 39 तक ये चैप्टर, ऐसे आपने लिख लिया। यहाँ आपको इतना स्ट्रक्चरिंग पता चल गया कि इस चैप्टर से रिलेटेड अगर मुझे क्वेश्चन आता है तो इतने पेजेस में मुझे ढूंढना है, पहली चीज। अब इसके आगे आप आएंगे, आपकी रेफरेंस बुक में वो चैप्टर कहाँ लिखा है, आपकी रेफरेंस बुक में वो चैप्टर कहाँ लिखा है, अब आप वो लिखेंगे। चैप्टर अब रेफरेंस बुक में कहीं भी हो सकता है फर्स्ट नहीं हो, 7th हो, तो आप उधर लिखेंगे। अब थर्ड कॉलम आपका होगा रेफरेंस बुक चैप्टर, और लिख लेंगे चैप्टर 7 ये है, और वहां भी पेजेस लिख लेंगे। मतलब अब आप क्या कर रहे हैं, जैसे ही आप ये इंडेक्स खोलेंगे, आपको पता होगा चैप्टर फर्स्ट इस टॉपिक से रिलेटेड है, मेरी रेफरेंस बुक में ये चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है। और इसी तरह आपको क्या करना है, आपके जो नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स का भी आपको नंबरिंग करनी है, पेज नंबर, और आप लिख लेंगे कि मेरे नोट्स मतलब आपके समरी नोट्स, और उसमें चैप्टर का नाम लिखेंगे और पेजेस लिख लेंगे। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है आपको, जैसे ही क्वेश्चन आता है, आपने देखा अच्छा ये चैप्टर को बिलोंग करता है, मैंने पेजेस देख लिए, सारे पेजेस आपने तीनों के खोल सकते हैं। तीनों के, रेफरेंस बुक, आपका जो स्टडी मैट है, और आपका जो समरी नोट्स है, उसके आपने क्या कर लिए, सारे पेज खोल दिए। 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको ये पता करने में कि किस चैप्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट इंडेक्स आपका, ये बहुत आपने प्रिसाइज कर लिया। अब आप इसके अंदर लिखेंगे टॉपिक। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो मैंने 15 लाइन्स छुड़वाई है ना, इसमें आपको लिखना है टॉपिक। इसमें आपको क्या लिखना है, टॉपिक। अब सपोज करो आपका जो टॉपिक है, सपोज आपने जैसे डायरेक्ट टेक्स्ट लिया, आर्म्स लेंथ प्राइस, आपने लिख लिया कि ये आर्म्स लेंथ प्राइस का यहाँ पे इस पेज पे आर्म्स लेंथ प्राइस के बारे में दिया है।
तो सबसे पहले आपने वो सेक्शन लिख लिया और साथ में लिख लिया आर्म्स लेंथ प्राइस से रिलेटेड है। 1 से लेके 5th पेज तक तो यही दिया है सपोज कि आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है। अब इंडेक्सिंग वो कर लिया आपने। आपको अब ये भी पता है कि आर्म्स लेंथ प्राइस इससे इस पेज पे है और रेफरेंस बुक में इस पेज पे है और हमारे बुक में हमने इतने पेज पे लिखा है जो हमारे हमने समरी नोट्स बनाए। फिर उसके अंदर भी आपने सीपीयू मेथड है, रीसेल्स प्राइस मेथड है, आपने प्रॉफिट स्प्लिट मेथड है, ऐसे 5 लिख लिया और ये भी आपने लिख दिया कि ये इस पेज पे है। अब जो ये आप टॉपिक बना रहे हो ना, टॉपिक बहुत डिटेल के ऐसे लिस्ट मत करना, अदरवाइज ये आपके 3-4 पेज का इंडेक्स हो जाएगा। आपको सिर्फ मेन कंटेंट लिखना है कि सीपीयू से रिलेटेड ये, क्योंकि अब सीपीयू से रिलेटेड जो भी आएगा आप जल्दी से पेज खोल के उधर तो देख सकते हो। अब जब आपने स्टडीज की होगी सीपीयू से रिलेटेड, आपने सपोज कंपेरेबल प्राइस मेथड जो आपने ली है उसमें हाईलाइट करना, और हाईलाइट रेनबो हाईलाइट मत करना, मैं यही कह रही हूँ। हाईलाइट मतलब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का हाईलाइटिंग, और जब आपने वो हाईलाइट कर दिया तो जैसे ही आप पेज खोलेंगे तो आपको हाईलाइटेड वर्ड्स दिखेंगे कि आपने ये पढ़ा था। अब जब आप पढ़ रहे हो तो वहां पे भी आप कहीं ना कहीं छोटे छोटे हेडिंग्स डाल सकते हो। क्या हेडिंग्स डाल सकते हो कि ये इससे रिलेटेड बहुत बहुत छोटे, मतलब एक वर्ड में कि ये इसका क्वेश्चन है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, बस उसको हाईलाइट करो और एक वर्ड दे दो उसको। हो सके तो अगर आपको अलाउड है तो स्टिकी नोट्स में वो सारा छोटा छोटा कंटेंट आप और लिख सकते हो। मतलब आपने क्या कर दिया, इतना प्रिसाइज कर दिया, आपके पास स्टडी मटेरियल है, रेफरेंस बुक है, आपके पास आपके नोट्स हैं और उसके अंदर भी स्टिकी नोट्स हैं। कई बार आपको स्टिकी नोट्स में ही आपका आंसर मिल जाएगा, तो ये चीज क्या करने वाली है, आपको हेल्प करने वाली। इनिशियली यू माइट फाइंड कि मैम ये तो बहुत सारा हो रहा है, नहीं, जब आप घर पे इस चीज की प्रैक्टिस कर चुके होगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए इजी होगी। और हाँ, वन थिंग, ये ओपन बुक एग्जाम की प्रैक्टिस डायरेक्टली एग्जाम में जाके मत करना, एटलीस्ट उससे पहले मॉक टेस्ट पेपर आपको क्या करने हैं, एग्जाम कंडीशन में ही सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं कि जाते से अब हम वहां ढूंढ रहे, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके एक एक पेज की, आपके इंडेक्सेशन जो आप बना रहे हैं कि मुझे इस पेज पे देखना है, तो ये घर से एटलीस्ट 2 बार आपको पेपर प्रैक्टिस करके जाना है, तो वहां आपके लिए वो ट्रायल नहीं होगा। ट्रायल नहीं होगा, पैनिक नहीं होगी कि अरे इतना कम टाइम में मैं कहाँ ढूंढूं, मैंने ऐसा देखा था ऐसा देखा था। घर पे ही प्रैक्टिस करके जाना, घर पे ही प्रैक्टिस करके जाना। मतलब टॉपिक में भी पेज हम क्या लिखेंगे, तीनों बुक्स के अकॉर्डिंग। फिर टॉपिक के अंदर कौन से, हमारे चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक है उसके पेज कहाँ से कहाँ तक है, और उसके अंदर के सब टॉपिक का भी हम कंटेंट बनाएंगे, इंडेक्सेशन बना के चलेंगे। इतनी बात आ गई समझ में? यहाँ कोई डाउट है कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई करती हूँ और कर दूंगी, बट डोंट लीव अ स्कोप फॉर डाउट ओवर हियर, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम बहुत सारे बच्चों के लिए नहीं है, तो डोंट लीव अ स्कोप ऑफ डाउट। ठीक है, फिर आता है हमें, चलो आंसर तो मिल गया, हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया। अब बच्चों का बहुत अच्छा है कि कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट करना मत। आपको देखो, कोटेशन आप उससे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, डेफिनेशन है आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन कंक्लूजन यूजिंग द कीवर्ड्स, यूजिंग द पॉइंटर्स आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। दैट विल बी रियली ग्रेट, दैट विल गिव अ गुड इंप्रेशन, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं भेजा है, नहीं बनाई है ओपन बुक एग्जाम, वो आपके एनालिटिकल स्किल्स देखने के लिए बनाई है, वो ये देखने के लिए बनाई है कि आप कितने अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं, कितने अच्छे से सामने होते हुए चीजें आप इन केस स्टडीज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पास्ट पेपर सॉल्व करना, लेकिन एग्जाम कंडीशन में सॉल्व करना। ठीक है, कंक्लूजन लिखना किसी भी आंसर में मत भूलना कि आप क्या कंक्लूड करते हो चीजों को। फिर मैं ये बोलूंगी एग्जाम के लिए एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, डोंट लीव एनी क्वेश्चन, आप क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे। नहीं आता लिख के आएंगे, क्योंकि नहीं पता, आपको लग रहा है हमें नहीं आ रहा, पर कई बार आपके आंसर्स सही हो जाते हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। स्पीड मेंटेन करनी है, बहुत सारी बुक्स लेके नहीं जाना, ये 3 चीजें जो मैंने बताई बस वही आपको लेके जानी है और कुछ नहीं लेके जाना। फिर वेटेज वाइज लिखेंगे, ऐसा नहीं कि कोई चीज आ रही है तो हम लिखे जा रहे, पेपर के वेटेज, क्वेश्चन के वेटेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, एंड लेटेस्ट केस लॉ एंड अमेंडमेंट तो बहुत भरपूर करने हैं, और ये समरी नोट्स याद रखना एग्जाम में आपके लिए रामबाण होंगे, क्योंकि आपने खुद ने लिखा है, खुद को पता है पेज वाइज कौन सी चीज कहाँ पे है, आपने इंडेक्सेशन प्रॉपर किया है, तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। और ये इंडेक्सेशन आपका 1 से 2 पेज में बन जाएगा, तो यहाँ पे आपको इजी हो जाएगा सॉर्टिंग करना कि मुझे कहाँ कौन सी चीज देखनी है।
और इंडेक्सेशन कलरफुल बनाओगे तो और कलरफुल, मतलब मैं फिर बोल रही हूँ रेनबो नहीं, कि आपको बस इतना समझ में आ जाए कि ये जो इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कहाँ देखना है। कलर्स कहीं साइड में क्या है, कलर्स स्केच करो, एक एक लाइन बनाओ। येलो कलर आ गया मतलब मुझे कैपिटल बजटिंग येलो में दिखेगा, तो आपको वहीं डायरेक्ट येलो पे ही जाना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे मैंने स्ट्रिक्स खींच दी, पिंक है कैपिटल मार्केटिंग, मतलब पिंक है तो सपोज करो डीटी से रिलेटेड मैं ज़्यादा आपको टॉपिक दे पाऊंगी। पिंक लाइन है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मेरा नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन से रिलेटेड है। तो ऐसे ही चैप्टर्स में भी आपने क्या किया, उस सेक्शन को पिंक कर दिया। तो जैसे ही आपको पता चला ये टॉपिक मेरा पिंक में लिखा है, तो आप पिंक पे डायरेक्ट पहुंच गए और पिंक से आपने सॉर्टिंग कर ली कि मुझे कौन सा पेज खोलना है। तो ये बहुत ईजी है, क्योंकि इतने छोटे से में आपके वो ट्रिक्स बन जाएंगे और आप वो टॉपिक्स के नाम लिख लोगे, चैप्टर के नाम लिख लोगे। अब वो कलर को देख के आपको सिर्फ जाना है उस चैप्टर पे, तो वो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो वो कलर को देख के इंडेक्सेशन में ढूंढ लेना कि मेरा पेज वाइज वो टॉपिक हर बुक में कहाँ पे है। दैट वुड बी रियली वेरी इजी। तो ये मेरे टिप्स थे आपके लिए इलेक्टिव पेपर के लिए। कोई भी क्वेश्चन है बिल्कुल बेझिझक पूछ लेना, पर पूछ लेना क्योंकि हम स्कोप नहीं छोड़ने वाले डाउट का। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। इंस्टा पे स्टडी मेड इजी पे फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझसे, ऐसे ही डाउट्स आपके कुछ हैं तो पूछ सकते हो। तो आई विल बी रिप्लाइंग यू एएसएपी। एंड आई एम कमिंग अप विद वन थिंग जो मैं वहां पे आपसे पोल लेने वाली हूँ। तो ऑनेस्ट पोल देना मुझे कि आपको क्या डीटी के मैराथन की जरूरत है, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रही हूँ जैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन खत्म होगा, मैं आपके लिए वेरियस एंटिटी इंक्लूडिंग अदर चैप्टर में आपको मैराथन में ही देने की कोशिश कर रही हूँ, सोच रही हूँ। लेकिन आई वांट अ ऑनेस्ट पोल फॉर दैट। ओके, कि आपको जरूरत है नहीं है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बहुत मेहनत लेने वाला है। 10 to 15 आवर्स का ये मैराथन होगा जो मुझे रिकॉर्ड करके आपको एक दिन मैं आपको दे दूंगी, जून के 15th के पहले। तो इट वुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर मी, एफर्ट्स बहुत लगेंगे। तो आई वांट योर ऑनेस्ट पोल, कमेंट मी ओवर हियर, डीटी मैराथन चाहिए या नहीं चाहिए, एग्जैक्टली कितना आपको यूजफुल होगा। ठीक है, तो चलो ऑल द बेस्ट, और जो भी क्वेरी हो पूछते रहो। बाय बाय।